we will, I think, precisely discuss all. Then after 1945, when the Second World War ended, after that world की situation में आया, the Cold War era started. The world was divided into two camps. One camp was of USSR leaded, second camp was of USA leaded. Then after that, in 1991, USSR, यानी कि the Soviet Union disintegrated and separated into different fragments. And all the countries who were part of USSR, I think they made their separate sovereign state. तो जब सब सवरेन स्टेट्स बन गए तो शायद बहुत सारी फोर्सेस जो अब तक कहीं प्रेशर में दबी हुई थी उनको भी आवाज मिल गई कि हम भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, लब ऑन कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये हुआ कि आफ्टर 1991 बहुत सारे पावर्स के छोटे छोटे सेंटर्स, छोटे बड़े कह सकते हैं, छोटे बड़े सेंटर्स वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर क्रिएट होने स्टार्ट हुए, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, लाइक यूरोपियन यूनियन वन वाज द एग्जांपल, सेकंड वाज एशियान, आई थिंक बहुत सारे रिसेंट में ऐड कर लीजिए 7 बार्क, आप कह सकते हैं ब्रिक्स, आफ्टर दैट आई थिंक मैं सार्क भी कह सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी दैट वेदर इट वाज गुड और बैड। आपने सजेशंस दिए थे, राइट योर ओन सजेशंस टू इट, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द बुक वी विल रीड इट आउट एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसको हिंदी में यूरोपियन संघ बोलते हैं। I think most of the people don't know actually what is European Union. काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर एक तरफ तो ये था ग्रेट ब्रिटेन अलग कहलाता है, फिर एक तरफ यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, फिर यूरोप के अंदर सभी कंट्रीज का अपना अलग सॉवरेनिटी है, एंड आफ्टर दैट एक सर यूरोपियन यूनियन। तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन क्या है क्या नहीं है वो तो डिस्कशन का पॉइंट है। व्हेन वी गोइंग इनटू द एथिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, देन वी विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली यूरोपियन यूनियन। सिंपल भाषा में तो हमें समझ में आता है कि यूरोप के कई सारे देशों का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, यानी कि इट इज ग्रुप एक्चुअली, ये समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। आप कहोगे सारे कंट्रीज आते हैं, तो सारे नहीं जरूरी होते हैं। जब भी हम कोई भी डेफिनेशन क्राइटेरिया में सेट करते हैं तो मेजोरिटी के बेसिस पे करते हैं। So let's see what is European Union. Let's come to the study of it. As the Second World War came to an end, many of European leaders grappled with the question of Europe. जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर था, और चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम पीरियड हो, इन तीनों एराज में यूरोपियन कंट्रीज की सबसे बड़ी भूमिका रही थी इन एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the colonial supervision between first and second world war, and also in execution of second world war. यूरोपियन नेशंस की हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही बहुत सारे यूरोप के अलग अलग कंट्री के जो लीडर्स थे, एक्चुअली उनके सामने एक क्वेश्चन हो गया दैट एक्चुअली नाउ व्हाट अबाउट यूरोप, कि अब यूरोप क्या, अब यूरोप कैसे। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ? Simply because since last 300 to 350 years, for last 300 to 350 years before the Second World War ended, the history of Europe was of colonialism. Every European country was possessing some or the other two or more than two colonies. But after the Second World War, first of all, the loss being inhibited by European countries was marvelous. And on the second point, इतना भयंकर लॉस जब आपको हो जाएगा तो नॉर्मल बेसिस पे जो एक किसी भी कॉलोनी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पावर्स का भी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, उसके लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो आधी कॉलोनीज तो यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसे ही छोड़ दी थी, जिनमें एक इंडिया भी था। इसलिए कहना गलत होगा कि भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं, भारत को स्वतंत्रता दी गई, भीख में दी गई। द फ्रीडम टू इंडिया वॉज एक्चुअली गिवन इन द बेगिंग हैंड। एक्चुअली इंडिया डिमांड तो बहुत टाइम से कर रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ग्रेट ब्रिटेन, और वी कैन से दैट ब्रिटेन, जिसको आज हम देते हैं, बट आई थिंक इंग्लैंड ने आपको ब्रिटेन ही देंगे। ब्रिट सुपरवाइज करने की कंडीशन में नहीं था, बिकॉज इट वाज इन लैक ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू, दैट्स व्हाई लेफ्ट द कंट्री। इसी तरह से यूरोप के बहुत सारे देशों की हालत ऐसी हो गई थी। इसीलिए यूरोप के कई लीडर्स के दिमाग में अब ये सवाल आ गया था, अब यूरोप को कैसे आगे बढ़ाना है। Second point, should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? यानी कि बाकी सभी लीडर्स का ये मानना था,
all the leaders of European countries, different leaders of different countries of Europe did give a thought to introspect on very hard level, and after their hard introspection they came to conclusion कि भाई करें क्या, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अपनी लेगेसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता, अपनी हिस्ट्री को भुलाना इतना इजी ना कभी था ना कभी हो सकता है। ऊपर से वो हिस्ट्री ऐसी रही है जिस हिस्ट्री के अंदर आपने रूल किया हो ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, तो आप उसको कैसे भूलें। और उसी रूल के कारण यूरोपियन कंट्रीज के आधी से ज्यादा दुनिया के खिलाफ राइवलरी थी। आप कहोगे तब सर, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज अ राइवल ऑफ द यूरोपियन नेशन। ओवरऑल यूरोप की आधी दुनिया राइवल थी, बिकॉज यूरोप ने कॉलोनी बना रखा था उनको, और वन और द अदर टाइम, सम और द अदर टाइम, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली colonialism वहां पर प्रैक्टिस किया। That's why half of the world was already a rival of Europe after the Second World War complete. तो यूरोपियन लीडर्स का ये मानना था कि अब दूसरा विश्व खत्म हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब समाप्त हो चुका है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या हम जो पुरानी दुश्मनियां हैं उनको ध्यान में रख के चलें, या हम कुछ नया सवेरा लेकर आए, एक नया यूरोप बनाएं और एक नए यूरोपियन नई सोच डेवलप पूरी दुनिया के अंदर। तो ये दो कॉन्सेप्शन आए। अब दूसरी बात, इफ वी वांट टू क्रिएट, इफ वी वांट टू रिकंस्ट्रक्ट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ न्यू यूरोप, then we have to prepare institutions, then we have to prepare new principles, then we have to prepare new set of ideals. तो एक्चुअली एक क्वेश्चन था, आप कहोगे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर बुक के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इंटरसेप्ट करके बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मी क्या है वो यहाँ पर मायने नहीं रखता, वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द बुक, अंडरस्टूड। तो अब आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि भाई व्हाट वाज द बेस्ट, और आप ये खुद इंटरसेप्ट करें कि आज यूरोप किस कंडीशन में है, तो यूरोप ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया होगा। The European leaders would have been thought of what an answer of this question. The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. अब सवाल आता है, आप मुझसे कहेंगे सर आपने अभी हमने एक बात बताई मैं कहूंगा यस मैंने बताई थी। आप बोलोगे सर आपने एक बात हमें ये बताई थी कि यूरोपियन लीडर्स के दिमाग में ये पशोपेश थी, या ये सस्पिशन था, या ये आप कह सकते हैं कि ऑस्टर थॉट था कि whether we have to execute Europe based on the old rivalries or we should reconstruct Europe on new principles, on new set of ideals, or I think on positive conception of international relations, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में हमारी अलग पहचान बने और नए रिश्ते बने, और इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर हम आगे दुनिया को बढ़ाएं और यूरोप भी आगे बढ़े और यूरोप की वजह से दुनिया भी आगे बढ़े। तो इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। एक्चुअली कहते हैं ना भाई कि जब कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत है, इट्स एन ओल्ड सेइंग। अकॉर्डिंग टू दिस सेइंग आई वुड रादर मूव फर्दर कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द वॉर व्हिच शैटर्ड द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द आर्म्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक गोलीबारी पहली बार हुई थी किसी में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। द यूज ऑफ एमिनेशन, द यूज ऑफ आप कह सकते हैं कि अमोनियम पाउडर and the use of gunpowder was used for the first time in First World War. नुकसान हुआ था वो पता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका 3 से 4 गुना ज्यादा नुकसान हुआ, और नुकसान तब भी यूरोप को ही हुआ था और नुकसान अब भी यूरोप को हुआ था, बिकॉज यूरोप वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइदर अ कॉलोनियल नेशन और ईदर यूरोप फॉट थ्रू द नेशन हु वाज अ कॉलोनी अंडर सम यूरोपियन कंट्री। तो हर वर्ल्ड वॉर में आधा तो लड़ ही रहा था, लड़ेगा ही तो पूरा यूरोप, सबकी अपनी अपनी कॉलोनीज थी, यानी कि खुद भी लड़ रहे थे और अपनी कॉलोनीज को भी लड़वा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं बोथ द वर्ल्ड वॉर, इन बोथ द वर्ल्ड वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल वाज ऑफ यूरोपियन कंट्री। तो आपको कोई प्रॉब्लम बताइए सर, ये तो आप बता चुके हैं 10 बार, तो देख लेते हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली क्या है कि इस तरीके से पूरी दुनिया जो है थमी थी, क्योंकि नुकसान इतने बड़े लेवल पर हुआ था, द कंप्लीट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाज रप्चर्ड, फ्रैक्चर हो गई थी वो इकोनॉमी। उसी से पहले 1929 का डिप्रेशन भी आ चुका था, और उसके बाद ही 1936-37 से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उसी वक्त जो है सोवियत यूनियन और जर्मनी की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सुपर पावर। तो इस तरह की जो चीजें हुई, इतने नए सिनेरियोज बने कि नए सिनेरियोज बनने के कारण हम सिंपली कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो रप्चर हो गया, और जो यूरोपियन नेशन सोच रहे थे, the assumptions which were being made by European leaders
so called for the reconstruction of the world economy on the basis of European principles, वो सपने उनके चकनाचूर हो गए। यानी कि जिस बेसिस पर वो यूरोपियन स्टेट्स रिलेशंस बनाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे वर्ल्ड के साथ, वो सारा का सारा उनका सपना चकनाचूर हो गया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। Because I think the major party who faced the major loss in that second world war was Europe. Next point, in 1945, the European states confronted the ruin of their economy and the destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. सही बात है। भाई आपकी फाउंडेशन पे अगर सवाल उठ जाए तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। अदरवाइज इंसान चलो ठीक है, अभी तक हमने अपने इस दिल के लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ लेंगे। तो यूरोप का भी यही था। What was the actual thing is, आप कह रहे हो सर इकोनॉमी रप्चर हो गई, आप कह रहे हो सर ड्रीम्स रप्चर हो गए, आप कह रहे हो सर फ्यूचर प्लानिंग रप्चर हो गई यूरोप की। Why? Because 1945 में the second world was on verge of completion, accomplishment. जितनी यूरोपियन स्टेट्स उस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, सबको अपनी इकोनॉमी का 3/4 डंप नजर आया। यानी कि दे इन्वेस्टेड नियर बाय 60। अभी तक हम कॉलोनी में थे, ठीक है, आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, बट नाउ वाज इन कंटेम्परेरी सिचुएशन भाई, वर्ल्ड वॉर हुआ है। वर्ल्ड वॉर में सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। Most probably the fight was between the developed nations, and developed nations were taking support of developing nations in a proxy form. तो प्रॉक्सी फॉर्म में अब अति हो चुकी थी उन देशों की, और उन देशों की एक विल बन चुकी थी, नाउ वी वांट आवर इंडिपेंडेंस एंड नाउ वी वांट टू बी कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पॉलिसी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यूरोपियन नेशन, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को विश्व गुरु बनने का जो यूरोपियन का सपना था वो खत्म हो गया। Because simply in 1945 the losses which were being faced by the Europeans, the losses which were being faced by the European countries were firstly being witnessed by them in the form of their डिस्ट्रक्टेड इकोनॉमी। सभी देशों की इकोनॉमीज लगभग टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनके जितने भी assumptions थे और उनके जो जितने भी स्ट्रक्चर थे ऑन द बेसिस ऑफ विच दे वर टू कम अपॉन, दे वर टू लीड अपॉन इन द फ्यूचर, वो सब उनका धाराशायी हो गया था। यानी कि द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैक्सिमम और मेजर कंट्रीज ऑफ द यूरोप वाज बीइंग शैटर्ड। यूरोप वाज इन अ वेरी लीगेट सिचुएशन, सिंपल बोलिए। फोर्थ पॉइंट, यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। अब आप समझ सकते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं ना, सब कमजोर हो गए भाई। जब when the European countries were, इनकी एक खास बात थी, when they were ruling over the world, then also they were in, आप कह सकते हैं coloniality। वो तब भी सहमति में थे, वो अलग बात है, इतनी सहमति इनकी स्ट्रांग थी कि सबको पता था कि तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, आपस में बांट लेते थे, आपस में लड़ते थे, अपनी लड़ाई सामने दिखाते नहीं। This was the greatest strength of the European countries. That's why they ruled even over America, even over Canada. सब पर राज किया इन्होंने, one or even over China. Just due to their unity in thought, unity in provision. वही चीज हुई। अब after the Second World War, all the European countries who ruled over the world for most probably 400 to 450 years in a united format, उनको समझ में आ गया था कि तब की बात और थी, अब की बात और हो चुकी है। जिस दुनिया पर हमने राज किया, आज वो दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी, और मैक्सिममली अब हम यही कर सकते हैं कि हम इंटीग्रेट हो जाएं, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहे तो मे बी यूरोप का एग्जिस्टेंस बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में आ सकता है। दैट्स व्हाई यूरोपियन इंटीग्रेशन 1945 में हो गया। वैसे यूरोपियंस इंटीग्रेट हो गए 1945 में, और इसी इंटीग्रेशन की वजह से एक तरीके से सही बताऊं तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन भी खड़ी हो गई। बिकॉज यूरोपियन इंटीग्रेशन के बाद एक तरीके से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस वर इन द फेवर ऑफ यूएस। मौके पर चौका लगाया अंग्रेजों ने और यूएस का हाथ थाम लिया। America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan. As a result, वही हुआ जो यूरोपियन से सोचा था। Most of the European countries faced bigger and major losses in the Second World War. They came into union, they came into an agreement, they came into a, आप कह सकते हैं, integration. And after that, when they became integrated, they constructed their union, and I think they shook their hands with the United States. And after shaking their hands with the United States, the the structure of United States was completely came into the favor of European Union. And I think वादा किया उसने कि आपकी पूरी इकोनॉमी को
रीशेप करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इवन आप देखिए कि इकोनॉमी यूरोप की तैयार करनी थी, प्लान अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज में जगह दी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की चीजों को। आप सोचिए, यानी कि यू आर गिविंग अ प्लेस टू some other nations priority in your economic policy। मुझे नेपाल को डेवलप करना, मैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और अपने बजट में उसको प्लेस दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत ही बड़ा एहसान था अमेरिका का, या फिर आप कहने की दोनों की आम सहमति थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका prepared a Marshall Plan, gave an formatical balance of place in the economic policies of United States of America to develop European Union, to help and aid European countries in any condition through Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO। उसी वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड लेवल पर एक, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फोर्सेस भी तैयार किया, दैट वाज नाटो। अब सिंपल है भाई, कलेक्टिव बात हो रही थी, सबको एक साथ चलना है, सबको एक साथ चलना है। तो ऑब्वियसली भाई जब यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूएस ने मार्शल प्लान बना दिया दैट वी विल बी हेल्पिंग एंड एडिंग यू, एंड आपकी एडिंग और हेल्पिंग में ही हमारा स्ट्रक्चर भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो तैयार किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो भी कलेक्टिव तैयार किया। यूरोपियंस का और यूएस का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी कलेक्टिव तैयार हुआ, दैट वाज नाटो अंडर द मार्शल प्लान। यानी कि ये भी मार्शल प्लान का ही हिस्सा था। अब आप समझ, under the Marshall Plan, there were two major objectives of United States. One was to restructure and reshape the economy of European countries, and second was to prepare a collective security infrastructure, collective security structure, collective security norms, so as for both the continents, mainly nations, United States of America and most of the probable European nations. Last point for today. The Organization for European Economic Cooperation, OEEC, was established in 1948 to channel and to the West European states। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने क्या नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वादा, yes we will be with you in every diverse or adverse situation। Second, preparation of a separate plan, giving a place in its own separate economic policy to the policy of European states, to the policy of integrating European states। Third, the execution of NATO forces just for the security of European countries। कभी यूरोपियन कंट्री की वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए तो देश इन पर अटैक ना करे, ये नाटक रचा था ये अमेरिका ने, नाटो फोर्स, जिससे लोगों को पता रहे कि जस्ट अमेरिका इज द सेवियर ऑफ यूरोप। फोर्थ, एक अलग फोरम बना देना यूरोपियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। किस चीज का फोरम? इकोनॉमिक फोरम, दैट वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेपरेट फोरम executed by United States so as only for the development and procurement of European nations। Understood? कौन से वर्ष में ये बनाया गया था? OEEC 1948। टारगेट क्या था? Especially to channelize the aid, especially to channelize the help, especially to channelize the resources of US, required resources of US through US to Western European countries, because Western European countries थोड़ी सी untouchable कैटेगरी में आ रही थी। यानी कि अनटचेबल इन द सेंस ऐसे नहीं कि यूएस वाज नॉट प्रोवोकिंग टू हेल्प देम, नो, यूएस वाज इन अ नीड टू हेल्प देम, यूएस वाज इन एन, आप कह सकते हैं, इंटेंशन टू हेल्प देम, बट द प्रॉब्लम वाज दैट दोस कंट्रीज वर नॉट इन अ, आप कह सकते हैं कि प्रीमियम रीच। दैट्स व्हाई उनका एक अलग ही चैनल क्रिएट कर दिया गया, एक अलग ही उनका, आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। मैम किसी के पीछे आई थिंक आवाज आ रही है, काइंडली डिसरप्ट दिस बैकग्राउंड साउंड प्लीज। It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। और फायदा हुआ, स्टेज तैयार की यूएस ने, फोरम तैयार किया यूएस ने, खड़े कौन हो गए उस फोरम और स्टेज पर? यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, और आपस में यूरोपियन स्टेट्स और कंट्रीज ने यूटिलाइजिंग द मीडियोकर गिवन बाय यूएस, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज बीइंग एडेड बाय यूएस टू हेल्प देम, उन्हीं रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके यूरोपियन स्टेट्स ने आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया to create new trade policies, to create new economic related issues and to deal with them in a newer way। और यही उनको चाहिए था क्योंकि यूरोपियन चालाक और बुद्धिमान बहुत पहले थे। Next point, the Council of Europe established in 1949
was another step forward in political cooperation. अब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तरीके से देखा जाए कल्चरल कोऑपरेशन अमेरिका दे चुका था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमेरिका दे चुका था, फाइनेंशियल कोऑपरेशन सेपरेट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसीज वो भी अमेरिका दे चुका था। आफ्टर दैट मिलिट्री सपोर्ट या मिलिट्री आप कह सकते हैं कि एडिशन वो भी आई थिंक अमेरिका दे चुका था बाय क्रिएटिंग नाटो की फोर्सेज हमारी सब सेम है, आप जहां हम वहां, हम जहां आप वहां। नेक्स्ट बच रहा था पॉलिटिकल कोऑपरेशन। पॉलिटिकल कोऑपरेशन देने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रयास हुए एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आया। हाउ द रिजल्ट बीइंग ऑब्टेन्ड, द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड इन 1949। यानी कि अमेरिका लगा हुआ था कि यूरोप टूटे ना और यूरोप एक यूनियन बने, अभी तक बनी नहीं थी, आइडिया था टेबल पर, बट आई थिंक ऑन द आइडिया ऑन दैट टेबल वाज टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रॉपर वे, जिसके तहत पॉलिटिकली a great political support by United States of America led Europe to create its own union, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल its own council, एक समिति बनाई यूरोप ने अपनी 1949 में, और ये पहला स्टेप था फ्रॉम यूनाइटेड step by step leading to the formation of the European Economic Community. अब आप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल cultural support, second thing financial support, third thing place in economic policies through Marshall Plan, fourth thing military support through NATO, fifth thing I think आप कह सकते हैं political support aided by creating the council of by helping Europe to create a council of Europe in 1949. after that अब the process of economic integration of European capital, अब यूरोप इस लेवल पे आ चुका था क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि that European countries were being aided by United States of America, and after getting aid by United States of America, European countries started cooperating with each other on trade and economic issues, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ही कम समय के अंदर इकोनॉमिकली यूरोप इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि यूरोप की वो सारी कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट अप्रोच रखती थी, वो सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज एक ही फोरम पर आना स्टार्ट हुई, बिकॉज उनकी पॉलिसीज, उनकी सोच, उनका स्टेचर ऑफ माइंड टुवर्ड्स ट्रेड एंड इकोनॉमिसिटी वो सेम था। एज अ रिजल्ट वही वाली बात है, जब सेम था तो वो आपस में मिलने लग गए, आपस में वो एग्जीक्यूट होने लग गए, आपस में उनकी ग्रुपिंग्स होने लग गई और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज इंटीग्रेट होने लगी एक कल्ट के रूप में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। रिजल्ट 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। हर चीज आप देख रहे हैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, और जो भी हो रही है बहुत फर्म बेस्ड